आज के इस लीगल वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अध्याय 1 के अंतर्गत टॉपिक है, उसका नाम है प्रारंभिक धारा 1 से शुरू होता है। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहलाएगा। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है यह ऐसे दिनांक को प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तिथियों से तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू किया जा सकेगा। धारा 2 में बताया गया है परिभाषाएं। धारा 2 की उपधारा ए में बताया गया है पर्यावरण की परिभाषा। धारा 2 की उपधारा बी में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषक के बारे में। धारा 2 की उपधारा सी में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। धारा 2 की उपधारा डी में बताया गया है किसी पदार्थ के संबंध में हतान्ना। धारा 2 की उपधारा ई में बताया गया है परिसंकट में पदार्थ। धारा 2 की उपधारा एफ में बताया गया है अधिष्ठाता। धारा 2 की उपधारा अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक आता है, उसका नाम है केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां। यह धारा 3 से शुरू होता है। धारा 3 में बताया गया केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्तियां। धारा 4 में बताया गया है अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों और कृत्य। धारा 5 में बताया गया निर्देश देने की शक्ति। धारा 5 क में बताया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। धारा 6 में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम। अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 3 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। यह धारा 7 से शुरू होता है। धारा 7 में बताया गया है उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्तारण की अनुज्ञा नहीं होगी। धारा 8 में बताया गया है परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया जाना। धारा 9 में बताया गया है कतिपय मामलों में प्राधिकारियों और अधिकरणों को जानकारी का दिया जाना। धारा 10 में बताया गया है प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ। धारा 11 में बताया गया है नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 12 में बताया गया है पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं। धारा 13 में बताया गया है सरकारी विश्लेषण। धारा 14 में बताया गया है सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट। धारा 15 में बताया गया है अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन के लिए शास्ति अर्थात दंड। धारा 16 में बताया गया है कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 17 में बताया गया है सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अगला अध्याय का नाम है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है प्रकीर्ण। यह धारा 18 से शुरू होता है। धारा 18 में बताया गया है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 19 में बताया गया अपराधों का संज्ञान। धारा 20 में बताया गया है संसूचनाएं, रिपोर्ट और विवरणियां। धारा 21 में बताया गया है धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सेवक होना। धारा 22 में बताया गया है अधिकारिता का वर्चन। धारा 23 में बताया गया है प्रत्यायोजन करने की शक्ति। धारा 24 में बताया गया है अन्य विधियों का प्रभाव। धारा 25 में बताया गया है नियम बनाने की शक्तियाँ। धारा 26 में बताया गया है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम का संसद के समक्ष रखा जाना। अगले अधिनियम का नाम है वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981। अध्याय 1 के अंतर्गत टॉपिक दिया गया उसका नाम है प्रारंभिक। यह धारा 1 से शुरू होता है। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है इस अधिनियम का नाम वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया यह उस दिनांक को जिसे केंद्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रवृत्त होगा। धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 की उपधारा ए में वायु प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा बी में वायु प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा सी में अनुमोदित उपकरण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा डी में अनुमोदित ईंधन की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा ई में मोटर यान की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एफ में बोर्ड की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा जी में केंद्रीय बोर्ड की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एच में धुआं कक्ष की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा आई में नियंत्रण उपस्कर की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा जे में निस्सरण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा के में औद्योगिक प्लांट की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एल में सदस्य की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एम में अध्याशी की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एन में विहित की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा ओ में राज्य बोर्ड की परिभाषा दी गई है। अब आता है अगला अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड। यह धारा 3 से शुरू होता है। धारा 3 में बताया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। धारा 4 में 1974 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के अधीन बोर्ड होंगे। धारा 5 में बताया गया है राज्य बोर्डों का गठन। धारा 6 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाना। धारा 7 में बताया गया है सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। धारा 8 में बताया गया है निर्हरताएं। धारा 9 में बताया गया है सदस्यों द्वारा स्थलों की रिक्ति। धारा 10 में बताया गया है बोर्ड के अधिवेशक। धारा 11 में बताया गया है समितियों का गठन। धारा 12 में बताया गया है बोर्ड के साथ व्यक्तियों का विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अस्थायी रूप से संयुक्त किए जाना। धारा 13 में बताया गया बोर्ड में रिक्ति का कार्यों या कार्रवाइयों को अवमान्य न करना। धारा 14 में बताया गया बोर्ड का सदस्य सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी। धारा 15 में बताया गया है शक्तियों का प्रत्यायोजन। अगला अध्याय शुरू होता है। अध्याय का नाम है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है बोर्ड की शक्तियां और कृत्य। यह धारा 16 से शुरू होता है। धारा 16 में बताया गया केंद्रीय बोर्ड के कृत्य। धारा 17 में बताया गया राज्य बोर्ड की कृत्य। धारा 18 में बताया गया निर्देश देने की शक्ति। अगला अध्याय का नाम है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण। यह धारा 19 से शुरू होता है। धारा 19 में बताया गया है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। धारा 20 में बताया गया है मोटर यान निस्सरण के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश देने की शक्ति। धारा 21 में बताया गया है औद्योगिक संयंत्र के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध। धारा 22 में बताया गया है उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषकों के निस्सरण की अनुज्ञा न देना। धारा 22 क में बताया गया है बोर्ड की वायु प्रदूषण कारित से व्यक्तियों को निर्बंधित करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की शक्ति। धारा 30 में बताया गया है कतिपय मामलों में राज्य बोर्ड और दूसरे अभिकर्ताओं को सूचना देना। धारा 24 में बताया गया है प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति। धारा 25 में बताया गया है जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति। धारा 26 में बताया गया है वायु अथवा निस्सरण के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 27 में बताया गया है नमूने के विश्लेषण के परिणामों की रिपोर्ट। धारा 28 में बताया गया है राज्य वायु प्रयोगशाला। धारा 29 में बताया गया है विश्लेषक। धारा 30 में बताया गया है विश्लेषकों की रिपोर्ट। धारा 31 में बताया गया अपीलें। धारा 31 क में बताया गया निर्देश देने की शक्ति। धारा 31 ख में बताया गया राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। अगला अध्याय का नाम है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है निधियां लेखा तथा लेखा परीक्षा। यह धारा 32 से शुरू होता है। धारा 32 में बताया गया केंद्र सरकार द्वारा अभिदाय। धारा 33 में बताया गया बोर्ड की निधि। धारा 33 क में बताया गया बोर्ड की उधार लेने की शक्ति। धारा 34 में बताया गया बजट। धारा 35 में बताया गया वार्षिक रिपोर्ट। धारा 36 में बताया गया लेखा और लेखा परीक्षा। अगले अध्याय का नाम है अध्याय 6। अध्याय 6 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है शास्तियां और प्रक्रिया। यह धारा 37 से शुरू होता है।
धारा 37 में बताया गया धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों अथवा धारा 31 क के अधीन जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहना। धारा 38 में बताया गया है कतिपय कारणों के लिए शास्ति। धारा 39 में बताया गया है इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति। धारा 40 में बताया गया है कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 41 में बताया गया है सरकारी विभागों द्वारा अपराध। धारा 42 में बताया गया सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 43 में बताया गया अपराधों का संज्ञान। धारा 44 में बताया गया बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना। धारा 45 में बताया गया रिपोर्ट तथा विवरणियां। धारा 46 में बताया गया अधिकारिता का वर्जन। अगला आता है अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है प्रकीर्ण। यह धारा 47 से शुरू होता है। धारा 47 में बताया गया राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अधिक्रमित करने की शक्ति। धारा 48 में बताया गया जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन गठित केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के अधिक्रमण की दशा में विशेष प्रावधान। धारा 49 में बताया गया है इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्डों का विघटन। धारा 50 निरसित कर दी गई है। धारा 51 रजिस्टर का अनुरक्षण। धारा 52 अन्य विधियों का प्रभाव। धारा 53 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 54 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अगले अधिनियम का नाम है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। अध्याय 1 के अंतर्गत टॉपिक आता है उसका नाम है प्रारंभिक। यह धारा 1 से शुरू होता है। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 है। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया है यह प्रथमतः असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के संपूर्ण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है और यह ऐसे अन्य राज्यों को लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अधीन उस नियमित पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत करे। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है वह असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तुरंत प्रवृत्त होगा और किसी ऐसे अन्य राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 की खंड 1 के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करे उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को अंगीकार किया जाता है। अब आता है धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 की उपधारा ए में बोर्ड की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा बी में केंद्रीय बोर्ड की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा सी में सदस्य की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा डी में अधिष्ठाता की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा डी में निकास की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा ई में प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एफ में विहित की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा जी में मल बही स्त्राव की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा जी में मल नल की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा एच में राज्य बोर्ड की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा आई में राज्य सरकार की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा जे में सरिता की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा के में व्यवसायिक बही स्त्राव की परिभाषा दी गई है। अगला आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है केंद्र तथा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड। यह धारा 3 से शुरू होता है। धारा 3 में बताया गया केंद्रीय बोर्ड का गठन। धारा 4 में बताया गया राज्य बोर्डों का गठन। धारा 5 में बताया गया सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। धारा 6 में बताया गया निर्भरताएं। धारा 7 में बताया गया सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति। धारा 8 में बताया गया बोर्ड की अधिवेशन। धारा 9 में बताया गया समितियों का गठन। धारा 10 में बताया गया बोर्ड के साथ व्यक्तियों का विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अस्थायी रूप से सहयुक्त किए जाना। धारा 11 में बताया गया बोर्ड में रिक्त कार्यों या कार्रवाइयों को अविधिमान्य न करना। धारा 11 क में बताया गया अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोजन। धारा 12 में बताया गया बोर्ड के सदस्य, सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी। अगला आता है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है संयुक्त बोर्ड। यह धारा 13 से शुरू होता है। धारा 13 में बताया गया संयुक्त बोर्डों का गठन। धारा 14 में बताया गया संयुक्त बोर्डों की संरचना। धारा 15 में बताया गया निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध। अगला शुरू होता है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है बोर्डों की शक्तियां और कृत्य। यह धारा 16 से शुरू होता है। धारा 16 में बताया गया केंद्रीय बोर्ड के कृत्य। धारा 17 में बताया गया राज्य बोर्ड के कृत्य।
अगला आता है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंदर टॉपिक उसका नाम है जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। यह धारा 18 से शुरू होता है। धारा 18 में बताया गया निर्देश देने की शक्ति। धारा 19 में बताया गया राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने को कतिपय क्षेत्रों तक निर्बंध करने की शक्ति। धारा 20 में बताया गया जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति। धारा 21 में बहिस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 22 में बताया गया है धारा 21 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट। धारा 23 में बताया गया प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। धारा 24 में बताया गया प्रदूषक पदार्थ आदि के वयन के लिए सरिता या कुएं के उपयोग का प्रतिषेध। धारा 25 में बताया गया नए निकासों और नए निस्तारणों पर निर्बंधन। धारा 26 में बताया गया मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के विद्यमान निस्तारण के बारे में बंद। धारा 27 में बताया गया राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना। धारा 28 में बताया गया अपीलें। धारा 29 में बताया गया पुनरीक्षण। धारा 30 में बताया गया कतिपय संक्रमणों को क्रियान्वित करने की राज्य बोर्ड की शक्ति। धारा 31 में बताया गया कतिपय दशाओं में राज्य बोर्डों और अन्य अभिकरणों की जानकारी देना। धारा 32 में बताया गया सरिता या कुएं के प्रदूषण की दशा में आपात उपाय। धारा 33 में बताया गया सरिताओं या कुओं के जल के आशक्ति प्रदूषण को अवरुद्ध करने के लिए बोर्ड की न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति। धारा 33 क में बताया गया निर्देश देने की शक्ति। धारा 33 ख में बताया गया राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। अगला था अध्याय 6। अध्याय 6 के अंदर जो टॉपिक था उसका नाम है निधियां लेखा तथा लेखा परीक्षा। यह धारा 34 से शुरू होता है। धारा 34 में बताया गया केंद्र सरकार द्वारा अभिदाय। धारा 35 में बताया गया राज्य सरकार द्वारा अभिदाय। धारा 36 में बताया गया केंद्रीय बोर्ड की निधि। धारा 37 में बताया गया राज्य बोर्ड की निधि। धारा 37 क में बताया गया बोर्ड की धन उधार लेने की शक्ति। धारा 38 में बताया गया बजट। धारा 39 में बताया गया वार्षिक रिपोर्ट। धारा 40 में बताया गया लेखा और लेखा परीक्षा। अगला आता है अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है शास्त्रीय और प्रक्रिया। यह धारा 41 से शुरू होता है। धारा 41 में बताया गया है धारा 20 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन निर्देशों का, यह धारा 32 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन जारी किए गए आदेशों का, यह धारा 33 की उपधारा 2 या धारा 33 क के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता। धारा 42 में बताया गया कतिपय कार्यों के लिए शास्ति। धारा 43 में बताया गया धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति। धारा 44 में बताया गया धारा 25 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति। धारा 45 में बताया गया पूर्व 2 सिद्धि के पश्चात वर्जित शास्ति। धारा 45 क में बताया गया अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के शास्ति। धारा 46 में बताया गया अपराधियों के नामों का प्रकाशन। धारा 47 में बताया गया कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 48 में बताया गया सरकारी विभागों द्वारा अपराध। धारा 49 में बताया गया अपराधों का संज्ञान। धारा 50 में बताया गया बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना। अगला आता है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है प्रकीर्णन। यह धारा 51 से शुरू होता है। धारा 51 में बताया गया केंद्र जल प्रयोगशाला। धारा 52 में बताया गया राज्य जल प्रयोगशाला। धारा 53 में बताया गया विश्लेषक। धारा 54 में बताया गया विश्लेषकों की रिपोर्ट। धारा 55 में बताया गया स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सहायता किया जाना। धारा 56 में बताया गया राज्य बोर्ड के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन। धारा 57 में बताया गया विवरणीय और रिपोर्ट। धारा 58 में बताया गया अधिकारिता का अर्जन। धारा 59 में बताया गया सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 60 में बताया गया अध्यारोही प्रभाव। धारा 61 में बताया गया केंद्र सरकार के केंद्रीय बोर्ड और संयुक्त बोर्डों को अधिष्ठित करने की शक्ति। धारा 62 में बताया गया राज्य सरकार की राज्य बोर्डों को अधिष्ठित करने की शक्ति। धारा 63 में बताया गया केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 64 में बताया गया राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।